नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के मैगजीन समरी एंड एनालिसिस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस सीरीज में महत्वपूर्ण जो मैगजीन्स हैं उनमें प्रकाशित जो आर्टिकल्स हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हम जिस मैगजीन की चर्चा करने वाले हैं वो मैगजीन है डाउन टू अर्थ। तो इसमें मैगजीन में प्रकाशित जो दो आर्टिकल्स हैं जिसमें भारत में जो गतिशीलता है जिस पर हम खास तौर पर बात करेंगे, इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर हम डिटेल से बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो आर्टिकल हम लेंगे वो आर्टिकल होगा ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025। तो उसमें भी जो विभिन्न बातें कही गई हैं उन पर संक्षिप्त रूप से हम एक प्रकाश डालेंगे ताकि एक अपना बैलेंस अप्रोच डेवलप कर सके, और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अहम हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहला आर्टिकल लेते हैं। भारत में जो एक मोबिलिटी है, जो गतिशीलता है, और इसके संदर्भ में जो बड़े स्तर के जाम देखने को मिलते हैं, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो भारत के संदर्भ में देखें तो राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में ये जाम जो बना हुआ है एक बड़ी जो समस्या है ये बनी हुई है। और इसी के संदर्भ में देखें तो डाउन टू अर्थ की ये जो मैगजीन है, इस मैगजीन में ये महत्वपूर्ण जो विभिन्न जो भारत के शहर हैं उनके विश्लेषण पर आधारित एक आर्टिकल ये प्रकाशित हुआ है, जिसमें खास तौर पे हाउ इंडिया जो मूव्स है ये एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर भारत में जो भी शहरी गतिशीलता है वो उसके जुड़े हुए जो भी गंभीर समस्या है उन पर खास तौर पे प्रकाश डाला गया। भारत के संदर्भ में देखें तो शहरी भारत में जो ट्रैफिक जाम है, जो ट्रैफिक की बढ़ती हुई जो समस्या है वो अब एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं, भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र हैं, भीड़ भाड़ की जो समस्या वो भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी है, जो कहीं ना कहीं देखें तो पर्यावरण, हेल्थ और जीवन की जो गुणवत्ता है उसको भी बड़े स्तर पे प्रभावित कर रही है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं उन पर हम बात करेंगे। जैसे शहरी जो गतिशीलता है उसकी स्थिति क्या है, तो देखिए भारत के विभिन्न शहरों में देखेंगे तो पीक और जो ऑफ पीक घंटे हैं उसमें यात्रा का जो समय है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और ये क्या दर्शाता है कि जो विभिन्न शहरी क्षेत्र है वहाँ पर भीड़ भाड़ की जो स्थिति है वो पहले से अधिक बढ़ रही है। जैसे दिल्ली के क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पर बड़े स्तर पे लगभग जो व्यक्ति है वो बड़े स्तर पर लंबे लंबे जो जाम होते हैं उनमें फंसा रहता है, और इसकी जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है। और ख़ास तौर पे जो भी 2024 के ट्रैफिक इंडेक्स हैं उनको अगर हम देखें तो दिल्ली ही नहीं या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी ही नहीं बल्कि देश के छोटे शहरों में भी ये स्थिति अब देखने को मिल रही है। कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे दुनिया के सबसे धीमे शहरों में एक तरह से देखें तो टॉप 5 में है, जहां पर देखेंगे तो एक इस तरह के जो भी जाम है या इस तरह के जो भी भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र हैं जहां पर जो ट्रैफिक मोबिलिटी है वो पूरी तरह से ठप पड़ जाती है। इस तरह के आंकड़े देखने को मिले हैं। इसका निष्कर्ष यही है कि गैर मोटर चालित जो परिवहन है, जिसके संदर्भ में बहुत सारे आंकड़े हैं, जैसे 42 से 50% जो लोग हैं वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं वहाँ पर क्या है कि पैदल या फिर साइकिल से यात्रा करते हैं। पिछले 2 दशक में देखेंगे तो खास तौर पर जो गैर चालित मोटर परिवहन है उसका हिस्सा क्या हो चुका है, वो बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ा है आप समझ सकते हैं। इसमें भी खास तौर पर मेगा और मेट्रो शहरों में 5%, छोटे शहरों में क्या है कि लगभग 3% का रेशियो चला गया। यही नहीं, उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है वहाँ पर सिंगरौली, विशाखापट्टनम या इस तरह के जो भी अलग अलग क्षेत्रों हैं उनके बारे में जो डेटा है वो यहाँ पर दिए गए हैं। पहाड़ी शहरों की बात करें जैसे शिमला बड़ा ही महत्वपूर्ण है, गंगटोक है, यहाँ पर पैदल जो यात्राएं हैं वो काफ़ी पहले से प्रचलित है और एक तरह से देखें तो वहाँ पर यात्रा का एक कह सकते हैं सिंबल भी है। लेकिन इन सब के अलावा देखें तो कई सारे जो क्षेत्र हैं उनके लिए चुनौतियाँ भी अब धीरे धीरे क्या है कि एक जो गैर मोटर चालित जो परिवहन है वो एक चुनौती बन चुका है। तो इस कारण से देखें तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह के भीड़ भाड़ वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर ये स्थिति उसमें कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। निजी वाहनों की अगर बात करें तो इनकी संख्या तो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है। देश के विभिन्न शहरी क्षेत्रों या अर्ध शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण स्तर पर भी देखेंगे तो वहां पर क्या हो रहा है कि निजी वाहनों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। इस कारण से भी देखें तो जो मोबिलिटी है, जो ट्रैफिक है वो प्रभावित हो रहा है। सार्वजनिक जो परिवहन है खास तौर पे बड़े जो शहर हैं वहाँ पर उपयोग को लेकर देखेंगे तो बड़े स्तर की वृद्धि देखने को मिली है। जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, जो डेवलप्ड अब शहर हो चुके हैं, वहाँ पर इस तरह की समस्याएं अब बढ़ चुकी हैं। और इसी के संदर्भ में देखेंगे तो एक तरह से जो अनौपचारिक परिवहन है पूरी तरह से उसका जो रेशियो है वो लगातार बढ़ रहा है। शेयर ऑटो, ई रिक्शा और मिनी बसों का जो एक कल्चर है वो स्टार्ट हो चुका है। इस कारण से भी देखें तो ट्रैफिक एक तरह से जाम की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है।
और सबसे बड़ा यहाँ पर जो दिक्कत है वो क्या है कि ट्रैफिक के संदर्भ में जो यातायात परिवहन के नियम है, यातायात के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे जुड़े हुए जो सुरक्षा जोखिम है, वो अनियोजित जो एक पूरा इंफ्रा है, जो एक साधन है, जो विभिन्न कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं हैं, उस कारण से ये स्थिति खास तौर पे और कह सकते हैं कि दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है। और इसका बड़ा जो इम्पैक्ट है अलग अलग स्तरों पे देखने को मिल रहा है। सबसे जो बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है वो पोल्यूशन के स्तर पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब ट्रैफिक जाम होगा, ट्रैफिक की जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी, तो जो छोटे पार्टिकल होते हैं जिसे हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, तो उस तरह के जो प्रदूषण है वो देखने को मिलते हैं और इनका जो प्रभाव है इस तरह से पूरे एयर में बन जाता है, वहाँ के वायुमंडल में बन जाता है, जो हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। और यही नहीं, स्वास्थ्य पर इनका जो इम्पैक्ट है वो बड़ा ही खराब देखने को मिलता है। और इस कारण से जो भी नाइट्रोजन जैसे ऑक्साइड है, जो पार्टिकुलेट मैटर है, ये क्या होते हैं कि जो हम रेस्पिरेशन जो श्वसन करते हैं, हमारे जो हार्ट हैं, तो हार्ट डिजीज़ पर काफ़ी देखें तो इनका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो हार्ट के ऊपर इनका इम्पैक्ट है। इसके अलावा देखेंगे तो जो लाइफ की क्वालिटी है वो भी क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है, क्योंकि जो हमारा प्रोडक्टिव टाइम होता है वो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इसके बीच में फंस रहा है। जो हमारा फैमिली टाइम है वो भी क्या है कि जामों में हम फंस जा रहे हैं। और यही नहीं, मेंटल जो हमारा हेल्थ है वो भी क्या हो रहा है, इस तरह के ट्रैफिक जाम के कारण प्रभावित हो रहा है। तो हमारा ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है, जो हमारा लाइफ का जो समय है वो क्या हो रहा है, उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। और इससे बड़ा हो रहा है क्या कि ये तो समय का नुकसान हुआ या कहें तो हमारा पर्सनल नुकसान हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कि लंबी लंबी यात्राएं या इस तरह के जो भी जाम वाली स्थिति है उस कारण से बड़े स्तर पे आर्थिक जो नुकसान है वो भी झेलना पड़ रहा है। तो इस तरह की बातें देखने को मिले। कुछ महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं, जैसे डेटा के जो आंकड़े हैं उनकी कमी अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि गतिशील जो डेटा है उससे जुड़े हुए, चाहे मॉड्यूल शेयर की बात हो, यात्राओं की दूरी की बात हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों के पर्टिकुलर डेटा की बात करें, तो अभी भी इसके संदर्भ में देखें तो बहुत कुछ अभाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर देखें तो सड़कों की जो स्थिति है, रोड्स की जो स्थिति है अपने देश में, वो किसी से छुपी हुई नहीं। ये अलग बात है कि सरकार ने इसके लिए बड़ा प्रयास किया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो रोडों पर निजी जो प्राइवेट या पर्सनल जो व्हीकल्स हैं उनका जो बढ़ता हुआ प्रेशर है, जो दबाव है, वो अब कहीं ना कहीं कुछ एक सीमा से आगे हो चुका है। सार्वजनिक जो परिवहन की सुविधाएं हैं वो अभी भी उस स्तर पर नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इस कारण से जो निजी वाहन है इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और लगातार देखेंगे तो अर्बनाइजेशन भी हो रहा है, शहरों का विकास हो रहा है, बड़े बड़े मेगा सिटीज़ बन रहे हैं। और इस कारण से देखें तो यात्राएं अब पहले की अपेक्षा क्या हो जा रही हैं, बढ़ जा रही हैं। इस कारण से भी इस तरह के जामों की जो संख्या है वो, उनका जो अनुपात है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सार्वजनिक स्तर पर जो परिवहन है उसकी जो व्यवस्था है, उसकी जो कवरेज है, वो क्या है कि पर्याप्त अपने देश में नहीं है। और इस कारण से देखें तो जो प्रतीक्षा समय होता है वो क्या हो जा रहा है, वो बढ़ जा रहा है। और इस कारण से देखें तो एक तरह से जो कनेक्टिविटी है उस स्तर पे भी अभी भी अपने देश में कमी है। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो नीतिगत कमियां हैं वो इसमें सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि जैसे रोड्स के बारे में देखें, जो जाम लगने की स्थिति है या जो चौराहे हैं वहाँ पर जो जाम लगने की स्थिति है, जो प्रमुख कह सकते हैं कि जो जोन वाले पॉइंट होते हैं, जहाँ पर जंक्शन वाले पॉइंट होते हैं, वहाँ पर जाम लगने की स्थिति देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि ये ध्यान नहीं रखा गया कि कहाँ पर कितनी भीड़ है, उसके अनुसार वहाँ पर रोड की चौड़ाई रखी जाए। इसके अलावा जो फ्लाईओवर है उनका सही जगह पर सही तरीके से उनकी लंबाई और उनकी अवस्थिति पर ध्यान दिया जाए और भीड़ भाड़ में कमी लाई जाए। तो इस तरह से बहुत सारी जो चुनौतियाँ हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। और ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो सड़क है उसे हमें चौड़ा करना चाहिए, फ्लाईओवर को सही समय पर सही जगह पे सही लंबाई के द्वारा उसे बनाया जाना चाहिए, मेट्रो का विस्तार किया जाना चाहिए, सार्वजनिक जो परिवहन है उसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि निजी जो परिवहन के साधन है उनमें कमी आए। इसके अलावा देखें तो कई सारी बातें, जैसे गंगटोक और शिलांग में जो पार्किंग प्रूफ नियम है, ऐसे भी उपाय जो हैं वो प्रभावी हो सकते हैं। श्रीनगर में पैदल यात्रा और बस सेवाओं में सार्वजनिक जो परिवहन है उसमें लगभग बड़े स्तर की वृद्धि देखने को मिली है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं। और इसी के संदर्भ में अगर हम थोड़ा सा भविष्य की दिशा देखें तो सार्वजनिक जो परिवहन है, खासतौर पे बस जो सेवाएं हैं, मेट्रो है, उपनगरीय जो रेल विस्तार है, या फिर अंतिम जो मील की कनेक्टिविटी है, उसके साथ अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो इस तरह की जाम भीड़ भाड़ वाली जो समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा जो कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर जो एक
पैदल पथ का अगर विकास किया जा रहा है, जहाँ पर लोग क्या करें, कम से कम परिवहन साधनों का इस्तेमाल करें, तो भी जाम कम हो सकता है। और निजी वाहनों पर तो सबसे महत्वपूर्ण तौर पे क्या करना है, प्रबंधन करना है उनकी पार्किंग, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि रोड के किनारे क्या होते हैं कि लोग अपने निजी वाहन खड़ा कर देते हैं और इस कारण से भी जाम देखने को मिलता है। यही नहीं, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में देखें तो शुल्क की जो बात है वो भी सही तरीके से लागू की जानी चाहिए और यहाँ पर शून्य जो उत्सर्जन वाहन है उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। यही नहीं, शहरों के स्तर पे देखें तो एक प्लानिंग की कमी जो देखने को मिलती है। अर्बन जो प्लानिंग है वो किया जाना चाहिए, वहाँ पर जो भी आवास है उनकी अवस्थिति, उनकी बनावट, नौकरियों और सेवाओं के स्तर पे भी एक दायरे को डिसाइड किया जा सकता है। फंड के स्तर पे अगर हम बात करें तो जो भूमि मूल्य है उसका जो अधिग्रहण है, जो पोल्यूशन है, भुगतान का जो तरीका है, जलवायु से जुड़े हुए जो निधि है उनका सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके अलावा जो भी कह सकते हैं कि जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, गतिशीलता है, उसमें एक तरह से सुधार किया जाए। निगरानी के लिए जो भी आधुनिक तरीके हैं अगर वो लाया जाए तो ओवरऑल इस समस्या का समाधान हो सकता है। यानी हम कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में कि भारत में शहरी जो गतिशीलता है वो एक संकटग्रस्त स्थिति में है, जिसमें निजी वाहनों की बढ़ती हुई जो निर्भरता है, कमजोर जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली है, डेटा आंकड़ों की जो कमी है, नीतिगत जो कमियां हैं, इस कारण से ये समस्या गंभीर हो रही है। लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है कि अगर सतत परिवहन, बेहतर शहरी नियोजन या तकनीकी जो नवाचार है उस पर अगर हम खास तौर पे ध्यान देते हैं और आम लोगों के स्तर पे थोड़ा सा अवेयरनेस को भी प्रमोट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया ये पहला आर्टिकल। चलिए अब दूसरा आर्टिकल देख लेते हैं। दूसरा आर्टिकल क्या कह रहा है कि ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 ये चर्चा में है, क्योंकि ये जो आउटलुक 2025 है ये कन्वेंशन ऑन जो वेटलैंड है, जो आर्द्र भूमि क्षेत्र होते हैं, उसी के संदर्भ में जो वैज्ञानिक है, जो तकनीकी पैनल है उसके द्वारा तैयार की गई ये क्या है, एक व्यापक क्या है, एक रिपोर्ट है। ये क्या है कि बड़े स्तर पर तैयार की गई एक विवरण है, रिपोर्ट है, जिसमें पिछले 50 वर्षों में जो वेटलैंड्स है, जो आर्द्र भूमि दलदली जो क्षेत्र है, उनको किस स्तर पे नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, उनके संरक्षण की आवश्यकता किस हद तक की है, किस हद तक उनका संरक्षण किया गया है, उस पर ये जो रिपोर्ट है ये खास तौर पे बात करती है। थोड़ा सा जो वेटलैंड है उनकी स्थिति के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे 1970 से 2025 तक का जो सफर है, तो वैश्विक स्तर पे 22% जो वेटलैंड है वो पूरी तरह से क्या है, वो नष्ट हो गए हैं। जिसमें से देखें तो बड़े स्तर पे क्या है, झीलें इसमें शामिल हैं और नुकसान का दर भी आप देख सकते हैं प्रति वर्ष एक तरह से 0.52% है और इससे बड़ा इकोनॉमिक जो नुकसान है वो भी हो रहा है। सांस्कृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं वो नष्ट हो रहे हैं और वर्तमान में देखेंगे तो 25% जो आर्द्र भूमियां हैं वो खराब स्थिति में है, उनके लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिली है। कुछ और बातों की हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे आर्द्र भूमियों के अगर महत्व की बात करें कि आखिर ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो देखिए सबसे बड़ी जो बात होती है कि जैव विविधता के दृष्टिकोण से क्या होता है कि आर्द्र भूमि हमारे लिए, हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 40% जो स्पेसीज हैं आर्द्र भूमियों पर बेसिक तौर पे निर्भर होते हैं, लेकिन 25% से अधिक जो प्रजातियां हैं वो क्या है, उनके विलुप्त होने का जो खतरा है वो उत्पन्न हो गया है। और जो इकोलॉजिकल जो एडवांटेज है उस स्तर पे देखें तो बाढ़ को नियंत्रित करने में, जो एक जल को नेचुरल स्तर पे शुद्ध करने में, कार्बन के भंडारण और खाद्य सुरक्षा में भी इनका अहम योगदान होता है। और बड़े स्तर पे जो ट्रॉपिकल जो क्षेत्र हैं, ट्रॉपिकल जो साइक्लोन आते हैं, उनका जो प्रभाव है, उनके जो निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, उनको भी कंट्रोल करने में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। यही नहीं, पिटलैंड के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं कि वनों से दोगुना कार्बन जो भंडारण है इनकी देखने को मिलती है। लेकिन विनाश के कारण क्या है कि अब ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ रही है। यही नहीं, जो कोस्टल वेटलैंड है बड़े स्तर पे देखें तो उनका जो विनाश है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अब क्या है कि जो मैंग्रोव, समुद्री जो घास है, उनके संदर्भ में देखें तो इनका महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। नदियों और झीलों के संदर्भ में देखें तो सूखा और बाढ़ नियंत्रण और जलवायु स्थिरता में क्या है कि जो वेटलैंड है, जो दलदली क्षेत्र है, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है।
नुकसान के कौन से कारण हैं, क्यों इन पर एक तरह से इनके अस्तित्व पे संकट हो रहा है, ये धीरे धीरे क्यों खत्म हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, इनकी मात्रा क्यों कम हो रही है। तो देखिए बड़े स्तर पे देखेंगे तो अपने देश में क्या है कि अब अनाज की ज़रूरत है, जो एक फूड क्राइसिस है, खाद्य संकट है। तो उसके लिए क्या है कि जो खेत के लिए या खेती के लिए, कृषि के लिए जो भूमि है उसका लगातार विस्तार किया जा रहा है। बढ़ता हुआ जो डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, जो पोल्यूशन है, उस स्तर पे देखें तो इनका नुकसान पहुंच रहा है। अनियोजित तरीके से क्या है कि डेवलपमेंट किया जा रहा है, पूरी तरह से अनप्लान्ड किया जा रहा है। जल प्रवाह में जो बड़े स्तर का एक बैरियर, एक रुकावट देखने को मिल रहा है, वो भी इसके पीछे कारण है। क्लाइमेट चेंज एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा पिछले 320 वर्षों में 34 लाख वर्ग किलोमीटर जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड है, वो समाप्त हो चुका है और भारत के क्षेत्रफल से अधिक जो वेटलैंड है उसको नुकसान हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े स्तर पे जो क्षेत्रीय नुकसान हुए दुनिया में, अगर आयरलैंड में देखेंगे तो वहाँ पर 90% जो वेटलैंड है वो नष्ट हो चुके हैं। जर्मनी, लिथुआनिया, हंगरी में देखेंगे तो जो वेटलैंड है उसकी 80% मात्रा नष्ट हो चुकी है। भारत, यूके जैसे क्षेत्रों में भी देखेंगे तो पिछड़े ये नहीं है, बल्कि यहाँ भी स्थिति दयनीय है। यहाँ भी 75% से अधिक जो वेटलैंड है वो समाप्त हो चुके हैं। अगर थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो सबसे अधिक जो संकट है वो अफ्रीकी महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और कैरेबियन क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और भारत भी बड़े स्तर पे प्रभावित है। जैसा कि भारत के संदर्भ में हमने देखा कि भारत में भी 75% से अधिक जो वेटलैंड है वो क्या हो चुके हैं, वो नष्ट हो चुके हैं। सकारात्मक पहल की बात करेंगे तो जाम्बिया, कंबोडिया, चीन में क्या है कि इसके लिए बड़े स्तर के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे आर्द्र भूमियों का तेजी से होता हुआ नुकसान, बिगड़ती हुई स्थिति, संरक्षण के लिए अपर्याप्त जो निवेश है, फंड की कमी है, मानवीय जो एक्टिविटीज है, ह्यूमन मैन मेड जो एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं जटिलता को और बढ़ा रहे हैं और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में जो बाधाएं हैं वो लगातार उत्पन्न हो रही है। तो इस कारण से अगर हम देखें तो आने वाले समय में जो भी नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, अगर उनको सही तरीके से अप्लाई किया जाए, लागू किया जाए, उनमें सुधार लाया जाए और वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें व्यवहारिक तरीके से नीतिगत स्तर पर लागू किया जाए तो स्थिति सुधर सकती है। यही नहीं, कंजर्वेशन और बहाली के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो सामूहिक कार्रवाई है, उस पर खास तौर पे ध्यान दिया जाए। जो जलवायु संकट है, बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है, जल की कमी हो रही है, उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं देखें तो प्रयास किए जाए तो आर्द्र भूमियों की जो रक्षा है उसको प्राथमिक स्तर पे किया जा सकता है। तो ओवरऑल यही हम कह सकते हैं कि जो आर्द्र भूमियाँ हैं, जो वेटलैंड है, ये जलवायु संकट और प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, उन आपदाओं से सुरक्षा का एक हमारे लिए प्राकृतिक ढाल का काम करती हैं। जो हमारा बायोडाइवर्सिटी, जो वाटर रिसोर्स है, जो फूड सिक्योरिटी है, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और लगभग 50 वर्षों में देखें तो 22% का जो नुकसान है, लगभग $5.1 ट्रिलियन की जो हानि है, उसके बावजूद भी देखें तो संरक्षण में जो निवेश है वो अब भी कम देखने को मिल रहा है। तो अब इसके लिए क्या है कि पूरे वैश्विक समुदाय को मिलकर काम करना होगा और दुनिया भर में जो वेटलैंड है उनके संरक्षण पे काम करना होगा। तो इसी के लिए ये जो पूरा एक तरह से देखेंगे तो ये जो रिपोर्ट आई थी, जिसमें खास तौर पे एक जो कंसर्न है उसके बारे में डिटेल से बात की गई। तो इस तरह से हमने देख लिया डाउन टू अर्थ में जो भी 2 आर्टिकल प्रकाशित हुए थे, उनके जो महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर हमने प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक दूसरी मैगजीन में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन पर चर्चा करने के लिए आपसे रूबरू होंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।